अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। इसके पहले की वीडियोस में हमने हमारी नहुम जमात, इसके मज़मून रियाजी, इसके ब्रिज कोर्स के निसाब पर मबनी 7वें दिन के उन्वानात को समझा था। आज की इस वीडियो में हम इसी निसाब पर मबनी 8वें दिन के उन्वानात को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इससे पहले कि हम हमारे 8वें दिन के निसाब को समझे, हमने इससे पहले समझा था कि सही आदात जो है वो क्या होते हैं। सही आदात में दरमियान में ज़ीरो होता है और इसके दाएं जानिब मस्बत आदात और बाएं जानिब मनफी आदात होते हैं। आज इसी सही आदात पर मबनी हम एक नए उन्वान को समझने वाले हैं, जो है आदात में छोटे बड़ेपन की शनाख्त। यानी हम यहाँ पर सही आदात के दरमियान छोटे बड़ेपन की शनाख्त करने वाले हैं। यानी हम ये देखने वाले हैं कि अगर दो सही आदात हमें दे दिए जाए तो उनके दरमियान हम किस तरह से तय करेंगे कि कौन सा आदत छोटा है और कौन सा आदत बड़ा। सही आदात में आदात की जो कीमत होती है वो बाएं हाथ से दाएं हाथ की जानिब बढ़ते चली जाती है। जैसा कि हमने इसके पहले की वीडियोस में समझा था कि अगर यहाँ हम गौर करें कि -5 है तो -5 इससे जो बड़ा अदद होगा वो -4 होगा, और -4 से बड़ा अदद -3 होगा, इससे बड़ा अदद -2 होगा, और इस तरह से ये कीमत जो है बाएं हाथ से दाएं हाथ की जानिब बढ़ती चली जाती है। आइए मिसाल की तौर मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें एक मिसाल दी गई, हमें यहाँ दो आदाद दिए गए 2 और 5। अब यहाँ हमें इस बात को तय करना है कि 2 और 5 में से कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अदद 2 ये अदद 5 से छोटा है, और इसे हम अलामती तौर पर इस तरह से ज़ाहिर करेंगे कि यह अदद 2 अदद 5 से छोटा है। इसी तरह से दूसरी मिसाल समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दो अदद दिए गए 4 और 0। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 0 जो है ये 4 से छोटा है, यानी अदद 4 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि अदद 4 यह अदद 0 से बड़ा है, और इसे हम अलामती तौर पर इस तरह से जाहिर करेंगे। इसी तरह से अब तीसरी मिसाल देख लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दो आदाद दिए गए -4 और 7। अब हम जानते हैं कि सही आदाद में मनफी जो कीमत होती है वो मस्बत कीमत से छोटी होती है। यहाँ अगर हम गौर करें कि ये जो -4 है ये यहाँ पर 7 से छोटा है, क्योंकि कीमत जो है वो बाएं से दाएं के हाथ की जानिब बढ़ती चली जा रही। इसलिए हम कहेंगे कि -4 ये 7 से छोटा है, इसलिए हम इसे अलामती तौर पर इस तरह से जाहिर करेंगे। इसी तरह से अगर हम एक मिसाल दे दी जाए -3 और -1 की। अब अगर हम इस मिसाल पर गौर करें तो अगर हम ज़ाहिरी तौर पर देखें तो 3 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। इसलिए हम यहाँ कहना चाहिए था कि अदद 3 जो है वो 1 से बड़ा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कीमतें हमें मनफी आदात की दे दी गई है, -3 और -1, और अभी हमने देखा कि अदद -3 जो है वो इस आदात के सेट में बाएं हाथ की जानिब है और -1 इसमें दाएं हाथ की जानिब है। यानी क्योंकि कीमतें जो है बाएं हाथ से दाएं हाथ की जानिब बढ़ती चली जा रही, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो अदद -3 है ये -1 से छोटा होगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि अदद -3 ये अदद -1 से छोटा है, और इसे अलामती तौर पर हम इस तरह से जाहिर करें। इसी तरह से एक और मिसाल लेते हैं -6 और 2 की। अब अगर -6 और 2 के दरमियान देखें तो यहाँ पर अदद -6 जो है वो बाएं हाथ की जानिब होगा, और 2 वो जो है वो 0 से दाएं हाथ की जानिब होगा। यानी हम ये कहेंगे कि अदद 2 ये -6 से बड़ा है, इसलिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि अदद -6 ये अदद 2 से छोटा है, और इसे अलामती तौर पर इस तरह से जाहिर करें। इसी तरह से एक और मिसाल लेते हैं अदद -5 और 0 की। अब अगर हम इस पर गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि अदद 0 जो है इसकी तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन 5 की कोई कीमत है, इसलिए अदद 5 ने बड़ा होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इसके साथ में मनफी की अलामत है और मनफी की जो कीमत होती है वो बाएं हाथ की जानिब है और 0 जो है वो दाएं हाथ की जानिब है, इसलिए यहाँ पर 0 जो है वो -5 से बड़ा हो जाएगा।
यानी -5 जो है वो 0 से छोटा होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अदद -5 या अदद 0 से छोटा है, और इसे अलामती तौर पर हम इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। इस तरह से इन मिसालों की मदद से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अदद 0 तमाम मनफी आदाद से बड़ा होता है। यानी यहाँ पर अगर हम गौर करें, ये जो अदद 0 है ये इन तमाम के तमाम मनफी आदाद से बड़ा होगा। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि तमाम मस्बत आदाद 0 से बड़े होते हैं। यानी जितने भी मस्बत आदाद है जो 0 से दाएं हाथ की जानिब है, ये तमाम के तमाम इस 0 से बड़े होंगे। अब आदाद में छोटे बड़ेपन की शनाख्त को समझ लेने के बाद हम एक अगले उन्वान को समझने वाले हैं, वो है मस्बत और मनफी आदाद के दरमियान जमा और तफरीक। अब मस्बत और मनफी आदाद के दरमियान जमा और तफरीक करते वक्त हमें दो बातों को जहन में रखना ज़रूरी है। वो ये कि अलामतें अगर मुख्तलिफ हो और दूसरा अलामतें यकसा हो। अब अलामतें मुख्तलिफ हो तो उस वक्त हम तफरीक का अमल करेंगे, और अगर अलामतें यकसा हो तो उस वक्त हम जमा का अमल करें। और साथ ही साथ दोनों के हासिल जवाब में बड़े अदद की अलामत होगी। आइए इस बात को हम मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दो अदद दिए गए हैं 2 और 5, और इनके दरमियान हमें, अब अगर हम यहाँ गौर करें तो अदद 2 जो है इसके बाएं हाथ की जानिब कोई भी अलामत नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि इसके बाएं हाथ की जानिब मस्बत की अलामत है, और क्योंकि मस्बत की अलामत को ज़ाहिर नहीं भी किया जाए तो चलेगा, इसलिए हम यहाँ पर इसे इस तरह से लिखते हैं। और 2 और 5 इनके दरमियान जमा की अलामत होगी, जो इसलिए हम इनके दरमियान जमा का अमल करेंगे तो हमें हासिल होगा 7। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर अलामत यकसा हो तो उनके दरमियान जमा का अमल होगा। जैसे कि यहाँ पर अलामत यकसा थी तो इनके दरमियान जमा का अमल हुआ, और हासिल जवाब के साथ बड़े अदद की अलामत होगी। अब यहाँ अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो बड़ा अदद है इन दोनों के दरमियान वो 5 है, और 5 के साथ में यहाँ जमा की अलामत है, इसलिए हम इसके साथ भी यहाँ जमा की अलामत लगाएंगे। लेकिन जमा की अलामत को अगर नहीं भी लिखे तो भी चलता है, इसलिए हम इसे इस तरह से जाहिर करें। आइए दूसरी मिसाल समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें इस तरह से दिया गया कि -7 जमा 4। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो 7 के साथ में मनफी की अलामत है और 4 के साथ में जमा की अलामत है। यानी यहाँ पर अलामतें जो हो गई वो मुख्तलिफ हो गई, और जब अलामतें मुख्तलिफ हो जाती है तो हमने इस तरफ देखा कि उस वक्त हमें तफरीक का अमल करना होगा। यानी यहाँ पर हमें तफरीक का अमल करना है। अब तफरीक का अमल करना है तो जाहिर है कि 4 में से हम 7 को तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम 7 में से 4 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 3। और फिर हमने उसके नीचे देखा कि हासिल जवाब के साथ बड़े अदद की अलामत होगी। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो हमारा हासिल जवाब है इसमें जो हमारा बड़ा अदद है 7 है, और 7 के साथ मनफी की अलामत है, इसलिए यहाँ पर भी हम 3 के साथ मनफी की अलामत लगाएं। एक और मिसाल लेते हैं, तीसरी मिसाल। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दिया गया -6 -8। अब यहाँ अगर हम गौर करें तो यहाँ पर दोनों भी अलामतें यकसा हैं, यानी 6 के साथ भी मनफी की अलामत है और 8 के साथ भी मनफी की अलामत है। और अगर अलामतें यकसा हो तो हमने देखा कि उस वक्त हम यहाँ पर जमा का अमल करेंगे। यानी हम यहाँ पर जमा करेंगे 8 और 6 की, तो हमें हासिल होगा 14। लेकिन फिर हमने नीचे देखा कि हासिल जवाब के साथ बड़े अदद की अलामत होगी, और यहाँ पर बड़े अदद के साथ जो अलामत है वो मनफी की है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे मनफी, इसलिए हमारा जवाब होगा -14। इसी तरह से एक और मिसाल लेते हैं, 15 -7। अब अगर हम यहाँ पर गौर करें तो इस मिसाल में 15 के साथ कोई भी अलामत नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके साथ मस्बत की अलामत है, और मस्बत की अलामत होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो अमल है इस अमल में अलामतें मुख्तलिफ है। यानी 15 के साथ मस्बत की अलामत और 7 के साथ में मनफी की अलामत। इसलिए हमने देखा कि अगर अलामतें मुख्तलिफ हो तो उस वक्त में तफरीक का अमल होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम तफरीक का अमल करेंगे, यानी हम 15 में से 7 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 8। और फिर हमने देखा कि हासिल जवाब के साथ बड़े अदद की अलामत होगी, तो क्योंकि यहाँ पर 15 के साथ में मस्बत की अलामत है इसलिए यहाँ भी मस्बत की अलामत लगाएंगे। लेकिन क्योंकि मस्बत की अलामत नहीं भी लिखे तो भी चलता है, इसलिए हमारा जवाब रहेगा 8। आइए एक और मिसाल समझते हैं, 6 -8। अब इस मिसाल में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमें 6 के साथ में मस्बत की अलामत दी गई है,
बीच में मनफी की एक अलामत है और फिर 8 के साथ में मनफी की अलामत। इस तरह की अगर मिसाल हमें दे दी गई तो हम यहाँ पर सबसे पहले 6 को जैसे कि वैसे लिखेंगे, और क्योंकि ये मनफी और मनफी दो एक बार एक ही जगह एक साथ आए हैं तो ये जो हो जाएगा ये मस्बत की अलामत में तब्दील हो जाएगा। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 8, इसके बाद फिर 6 और 8 की हम जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 14। इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा जवाब होगा 14। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सही आदात के दरमियान छोटे बड़ेपन का ताल्लुक और मस्बत और मनफी आदात के दरमियान जमा और तफरीक का अमल इसको समझा। अगले वीडियो में हम हमारे 9वें दिन के उन्वानात को समझेंगे।